नमस्कार। मोदी जी गए हुए थे ब्रिक्स की मीटिंग में और ब्रिक्स की मीटिंग से लौटे बाकी दुनिया के जो अखबार हैं, बाकी दुनिया के जो चैनल्स हैं वो डिस्कस कर रहे हैं कि इससे क्या फायदा हुआ, दुनिया के ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्या क्या होगा, बाकी सब कुछ कर रहे हैं। हमारे गोदी मीडिया के चैनल क्या कर रहे हैं उसका सबसे मजेदार एग्जाम्पल था सुधीर चौधरी के प्रोग्राम का ये ट्वीट जो कल दिन भर और आज भी ट्विटर पर वायरल हो रहा है। इसमें वहां पहुंचने पर फ्लाइट से कैसे उतर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्लाइट से कैसे उतर रहे हैं चीन के राष्ट्रपति, इसका कंपैरिजन किया गया है। और सोचिए, इनकी मूर्खता की कोई हद नहीं है गोदी मीडिया की। वो ये दिखा रहा है कि 74 साल के मोदी जी बिना रेलिंग पकड़े बिल्कुल चल रहे हैं, लेकिन चाइना के 71 साल के जो राष्ट्रपति हैं वो रेलिंग पकड़ के चल रहे हैं। और इससे निष्कर्ष क्या निकाल रहा है कि मोदी जी बेहद मजबूत हैं और चाइना कमजोर है। आगे क्या निष्कर्ष निकाल रहा है कि चाइना की हालत खराब है और भारत की हालत बहुत शानदार है। मतलब ये कहना है कि मोदी जी और शी जिनपिंग के चलने का जो अंदाज है उससे उनके देशों के हालात की व्याख्या हो जाती है। आप जरा सोच के देखिए कि भारत और चीन के बीच में अगर कोई तुलना करनी हो तो कोई डेटा नहीं चाहिए। अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर जी का वो बयान देख लीजिए जिसमें वो कहते हैं कि चाइना हमसे बड़ी इकोनॉमी है, हम उससे कैसे टकराएंगे। दुनिया की दूसरे नंबर की बड़ी इकोनॉमी है चाइना की। और अपने देश का सम्मान कीजिए, अपने देश से प्यार कीजिए, अपने देश के प्रधानमंत्री की इज्जत कीजिए, लेकिन ये इज्जत रैलिंग पकड़ के चलने या रैलिंग ना पकड़ के चलने से तय नहीं हो जाती है। भारत और चीन के बीच में मुझे नहीं लगता कभी युद्ध होगा, और अगर कभी युद्ध हुआ भी तो कम से कम दोनों राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में कुश्ती तो नहीं होगी। अब अगर ऐसे देखना है तो आप जो बाइडेन को देख लीजिए, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। उसके ऊपर आरोप लगते हैं कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। एक कार्यक्रम के अंदर अपनी पत्नी की जगह किसी दूसरी महिला के पास पहुंच गए और उससे ऐसे बात करने लगे जैसे वो उनकी पत्नी हो। कहा जाता है कि उनका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है और इसी वजह से उनको दूसरी बार चुनाव लड़ने के लिए नहीं उतारा गया, कमला हैरिस को उतारा गया। 5 साल से वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, तो क्या उनके दुबले पतले कमजोर या फिर दिमागी तौर पर उतने दुरुस्त ना होने से अमेरिका कमजोर हो जाता है और किसी की औकात है जो अमेरिका के ऊपर आक्रमण कर दे तुरंत तुरंत? ये सब जो बेवकूफाना बातें होती हैं, ये दरअसल ब्रिक्स जैसी समिट की जो सीरियसनेस है उससे जो कुछ निकल के आया है उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए होती हैं। अब उसका उल्टा क्या होता है आप देखिए। मोदी जी और यूएई के जो सुल्तान हैं, शेख हैं, उनकी एक तस्वीर वायरल हुई, हाथ में हाथ लिए, किसी ने कविता लिख दी, किसी ने शेर लिख दिया। स्मिता प्रकाश जी को बहुत बुरा लगा और स्मिता प्रकाश जी कहती हैं कि आप किसका मजाक उड़ा रहे हैं? अरे ये मजाक उड़ाने और उड़वाने का कल्चर आपने ही तो शुरू किया है, आप ही का गोदी मीडिया है। अगर ऐसी तस्वीर राहुल गांधी के साथ किसी की आ गई होती तो आप उस पर प्राइम टाइम करवा देती। तो अपने देश में पूरी की पूरी विदेश नीति जो है मजाक उड़ाने का खेल बन चुकी है। और गोदी मीडिया की इसके अंदर जो भूमिका है वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि गोदी मीडिया का मजाक उड़ाना अब बेहद जरूरी है। ये बताना बेहद जरूरी है कि पूरी की पूरी गोदी मीडिया मूर्खों से भरी हुई है जिसके पास सीरियस रिपोर्टिंग करने का कोई टाइम नहीं है, सीरियस रिपोर्टिंग करने की उनकी औकात भी नहीं बची है। देखिए, ब्रिक्स समिट जो है वो एक बेहद इंपॉर्टेंट समिट है और खास तौर पर इस दौर में, क्योंकि एक तरफ अमेरिका है, इजराइल है, कनाडा है, यूरोप के देश हैं, 5 आई जिसे अमेरिका कहता है। अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ब्रिटेन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये सब जो 5 आईज हैं उनकी न्यूजीलैंड भी उसमें आता है। और यूरोप की कंट्रीज हैं जिनका सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से पूरी दुनिया पर दबदबा बना हुआ है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से पूरी दुनिया पर इनका अपना फाइनेंशियल और अपना हथियार से और बाकी सब दबदबा बनाया हुआ है। और खास तौर पर 1990s में जब सोवियत संघ बिखर जाता है तो पूरी दुनिया यूनिपोलर हो जाती है। ये कह लीजिए कि अगर पूरी दुनिया एक गांव है, ग्लोबल विलेज है, तो उस विलेज का जो सरपंच है वो अमेरिका बनकर बैठ जाता है और उसके जो पंच हैं वो बनते हैं यूरोप के देश, कनाडा और इस तरह के अमेरिका के पिछलग्गू देश। उनके खिलाफ अगर आप देखेंगे तो ब्रिक्स एक बेहद जरूरी और बेहद मजबूत पंच बन के उभरा है। और जब यहां ब्रिक्स की बात हो रही है तो इतना तो आप भी जानते हैं कि ब्रिक्स कोई आज नहीं बना है। 2006 में यह बना था और 2009 में इसकी पहली प्रॉपर मीटिंग हुई थी। अब मैं कहूंगा कि 2009 में जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो मनमोहन सिंह जी थे, तो बहुत सारे लोगों को बुरा लग जाएगा। उनका तो मानना है कि 2014 के बाद देश आजाद हुआ है, लेकिन ब्रिक्स में जो हमारी हिस्सेदारी हुई
ब्रिक्स के जो हम संस्थापक सदस्य बने, वो सारा कुछ आदरणीय मनमोहन सिंह के जमाने का है। और देखिए क्या होता है, प्रधानमंत्री बदलते रहते हैं, नीतियां नहीं बदलती हैं। मोदी जी कहीं भी जाते हैं उन्हें इज्जत मिलती है, निश्चित रूप से इज्जत मिलती है। मनमोहन सिंह को इज्जत मिलती थी, राजीव गांधी को इज्जत मिलती थी। ये इज्जत किसी एक व्यक्ति को नहीं मिलती है, ये इज्जत इसीलिए मिलती है क्योंकि आप भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री हैं, जिसके पास एक शानदार मार्केट है और जिसकी अपनी एक डेमोक्रेटिक परंपरा है, डेमोक्रेसी है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी माना जाता है। और यहां पर कम से कम पिछले 70-80 सालों में आजाद होने के बाद कभी आर्मी वगैरह का शासन या फिर इस तरह की बात कभी नहीं आई। इसकी अपनी एक इज्जत है और मार्केट की अपनी एक इज्जत है, और इसकी वजह से जो भी भारत का प्रधानमंत्री होगा, चाहे वो मनमोहन सिंह हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, या फिर कल को कोई और आ जाए, उसको दुनिया में इज्जत मिलेगी। आखिर आप सोचिए, यही अमेरिका है जो मोदी जी को वीजा नहीं दे रहा था, लेकिन जब वो भारत के प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो पूरे सम्मान से उनको बुलाता है, राज के सम्मान में ठहराता है, क्योंकि जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं उस कुर्सी का वजन बहुत ज्यादा है। तो ये ब्रिक्स की जो समिट थी, जिसमें रसिया, चाइना, इंडिया, ब्राजील और इस तरह की कंट्रीज थी, ये आप समझिए कि दुनिया में ऐसा गुट बनाने की कोशिश है जो अमेरिका के खिलाफ हो, और 2009 के बाद लगातार ब्रिक्स बढ़ता गया है। अगर इस बार के ब्रिक्स की मीटिंग देखें तो मेरे लिए उसके दो बड़े हाईलाइट हैं। पहला हाईलाइट तो यह है कि इंडिया और चाइना के बीच में सीधी बातचीत, जिसे हम विपक्षीय बातचीत कहते हैं, दोनों पक्ष आमने सामने बैठकर बातचीत करते हैं, वो बातचीत शुरू हुई। लंबे समय से चाइना से हमारी बातचीत बंद थी। अगर आप लोगों को याद होगा तो 2022 में जो ब्रिक्स की मीटिंग होनी थी, वो होनी थी बीजिंग में, चाइना में। लद्दाख को लेकर उस समय विवाद बढ़ा हुआ था। नरेंद्र मोदी और भारत ने वहां पर ब्रिक्स की मीटिंग में हिस्सा लेने से मना कर दिया था, और फाइनली ये जो ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी वो ऑनलाइन मीटिंग हुई थी। उस समय तनाव बहुत ज्यादा था और उस तनाव से बाहर निकलने का रास्ता पिछले 3-4 साल से कुछ खास समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन इस बार जो मीटिंग हुई है उसमें बहुत सीधी बातचीत हुई है, और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि सीमा पर जो तनाव, सारा तमाशा जो चल रहा है, चाइनीज जो लगातार हिंदुस्तान के एरिया में दखल कर रहे हैं, उस पर कोई सीरियस बातचीत हुई होगी। लड़ी और झालर के बहिष्कार और टिकटॉक के बहिष्कार से आगे की बात हुई होगी, और भारत और चीन के बीच में रिश्ते मजबूत करने की बात हुई होगी। क्योंकि भक्त लोग यहां जितना भी बैठकर चाइना का मजाक उड़ाते रहें, हकीकत यह है कि दुनिया में चाइना एक बेहद महत्वपूर्ण ताकत बन के उभरा है। हमारे अड़ोस पड़ोस के जितने भी देश हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे भूटान हो, चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, ये सारे जो मुल्क हैं, ये सब के सब चाइना के साथ काफी अच्छे रिश्ते में जा चुके हैं। और ऐसे में चाइना और पाकिस्तान को एक साथ अपना दुश्मन बनाना ये बेवकूफी होगी। चाइना के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाकर रखना हमेशा बेहतर होगा। मुझे उम्मीद है कि ये जो बातचीत हुई है उससे इस दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आई है, वो बात आई है डॉलर एक्सचेंज पर जो सवाल उठाया गया है। दुनिया में जितना भी ट्रेड होता है, एक जमाने में बोर्ड एक्सचेंज होता था, यानी कि आप अगर कोई सामान भेज रहे हैं और अगला कोई सामान खरीद रहा है, तो जो भेजने और खरीदने की जो कीमतें हैं वो गोल्ड के टर्म में तय होंगी। मान लीजिए हमने 100 किलो अनाज भेजा, तो 100 किलो गोल्ड के हिसाब से उसकी कीमत होगी, और अगला देश वही कीमत अदा करेगा। ये गोल्ड एक्सचेंज का मामला था। गोल्ड एक्सचेंज का मामला चेंज होता है और आता है डॉलर एक्सचेंज का, और डॉलर दुनिया की सबसे मजबूत जो है वो करेंसी बन जाती है। हर दुनिया के देश को डॉलर रखना पड़ता है। अब खेल ये है कि अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हुए हैं ईरान के ऊपर, अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हुए हैं रसिया के ऊपर, और सैंक्शंस के चलते इनको डॉलर मिलता नहीं है, तो ट्रेड में आती है प्रॉब्लम्स। तो अब अमेरिका के हाथ में यह है कि जहां चाहे वहां ट्रेड पर प्रतिबंध लगा दे, सैंक्शन कर दे, और उसके पास अपने आप डॉलर की कमी हो जाएगी, उस देश की इकोनॉमी तबाह होने लगेगी। इसका अल्टरनेटिव ये सारा का सारा, इसीलिए जो लेन देन होता है वो स्विफ्ट सिस्टम में होता है, जो करेंसीज को ऑटोमेटिकली डॉलर में कन्वर्ट करके यहां से वहां भेजती है। इसके बदले रसिया और इंडिया ने भी साथ में मिलकर, चाइना भी उसमें शामिल है, जो प्रपोजल रखा है कि स्विफ्ट की जगह ब्रिक्स का अपना एक एक्सचेंज सिस्टम डेवलप किया जाए और एक कॉमन करेंसी या फिर एक नई करेंसी ब्रिक्स की बनाई जाए, जिसमें जो मुल्क चाहे वो एक्सचेंज कर सकें।
अब ये बात अमेरिका पर कैसे असर डालेगी, इसके लिए बहुत डिटेल इकोनॉमिक्स सुनने की जगह आप बस इतना समझ लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया था कि अगर डी डॉलराइजेशन होता है, अगर कोई कंट्री डी डॉलराइजेशन करती है, यानी कि डॉलर के अलावा किसी और मुद्रा में एक्सचेंज करने की बात करती है, तो अमेरिका उसके ऊपर 100% ट्रेड टैक्स लगा देगा। आप समझ सकते हैं कि अमेरिका को यह कितना बड़ा डर है कि अगर डी डॉलराइजेशन हो गया तो पहले से ही कर्ज में डूबी हुई अमेरिका की जो इकोनॉमी है उसको बर्बाद होने में टाइम नहीं लगेगा। तीसरा इसमें एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर था, वो था टर्की का इसमें शामिल होना। टर्की आप जानते हैं कि इकलौती उस एरिया की खाड़ी की इकलौती ऐसी कंट्री है जो नाटो में शामिल है। अब नाटो यानी समझ लीजिए अमेरिका का संगठन, और नाटो और ब्रिक्स बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं। आर्दोगा जिस तरह से गए हैं वहां पर और जिस तरह से उन्होंने शिरकत की है ब्रिक्स के सम्मेलन में, वो अमेरिका के सामने एक बड़ा सवाल ये खड़ा कर देती है कि कहीं ऐसा ना हो कि यूरोप और दीगर इलाकों के जो मुल्क हैं जो अमेरिका के करीब हैं, जो नाटो के मेंबर्स हैं, वो भी ब्रिक्स में जाना शुरू कर दे। वैसे ही दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी वाले इलाके जो हैं वो ब्रिक्स के अंदर या तो शामिल हो चुके हैं या उनकी एप्लीकेशंस लगी हुई हैं या उनको उसमें इनवाइट किया गया। आप देखिए यूएई के जो चीफ हैं, जो शाह है वहां के, वो वहां पर गए हुए थे। हालांकि जो सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस है उनको भी बुलाया गया था, लेकिन वो नहीं गए। उनकी जगह पर क्लिंटन गए हुए थे सऊदी अरेबिया से। वहां पर वो मिले क्लिंटन के साथ, उनकी तस्वीरें आई वहां से। वो वहां पर नहीं गए, लेकिन यूएई के जो शाह है वो वहां पर पहुंचे। आप देख रहे हैं अफ्रीकन कंट्रीज पहुंच रही हैं, एशियन कंट्रीज पहुंच रही हैं, यूरोपियन कंट्रीज अभी नहीं हैं। और इस समय ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि हम एक ऐसी आग पर बैठे हुए हैं, ज्वालामुखी पर बैठे हुए हैं, जहां कम से कम 2 जगह ऐसी जंगें चल रही हैं जो किसी भी दिन एक वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो सकती हैं। एक तो खाड़ी के अंदर इजराइल, ईरान, लेबनान, फिलिस्तीन की लड़ाई, और दूसरा यूक्रेन और रसिया की लड़ाई, जिसमें यूक्रेन की तरफ से अमेरिका है और लगातार कोशिश ये हो रही है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल कर लिया जाए। यूक्रेन चाहता भी है नाटो में शामिल हो जाए ताकि जितने नाटो मुल्क हैं वो सारे के सारे यूक्रेन की जगह, यूक्रेन के साथ जो है रसिया पर आक्रमण कर दें। और रसिया ने बहुत साफ कहा हुआ है कि अगर ऐसा होता है तो फिर ये थर्ड वर्ल्ड वॉर में बदल जाएगा। जो भी कंट्रीज यूक्रेन की मदद करेंगी हम उनके ऊपर हमला करेंगे। चाइना का आप जानते ही हैं, नॉर्थ कोरिया अपनी सेना भेज चुका है रसिया के अंदर। तो पूरा माहौल जो है 2 जगह बिगड़ा हुआ है। एक जरा सी बात में थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकता है। इसीलिए ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए इस मीटिंग में साफ साफ ये कहा गया कि इजराइल जेनोसाइड कर रहा है और गजा के अंदर तुरंत शांति होनी चाहिए, सीज फायर होना चाहिए। अब जब ये बयान आया तो मेरे दिमाग में ये आया कि, बल्कि बहुतों के दिमाग में आया होगा कि भारत की पोजीशन क्या है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले क्वाड की मीटिंग में नरेंद्र मोदी गए थे, अब ब्रिक्स की मीटिंग में चले गए, उसके पहले यूक्रेन भी चले गए थे, उससे भी मिलके आ गए थे। इजराइल के साथ बहुत अच्छे रिश्ते बताते हैं हमारे मोदी जी। और वहां जब यूएन पर हमला हुआ था 128 देशों ने लेटर निकाला था, भारत ने उसमें शामिल होने से मना कर दिया था। यहां ब्रिक्स का फाउंडर मेंबर है, वहां से बयान जारी होता है इजराइल जेनोसाइड कर रहा है। तो आप यहां वाली बात के साथ है या फिर वहां वाली बात के साथ है, ये समझना मुश्किल है। दरअसल भारत की जो गुट निरपेक्ष की नीति रही है वो दोनों गुटों से बराबर दूरी की रही है। लेकिन अभी ये नीति ऐसी हो गई है कि दोनों गुटों से बराबर नजदीकी की कोशिश की जा रही है। आप अमेरिका के साथ भी बहुत नजदीकी दिखाते हैं। अमेरिका क्या करता है, जब आप ब्रिक्स में आने वाले होते हैं उससे ठीक पहले आपके जो एनएसए के चीफ हैं उनका नाम ला देता है, आपका नाम ला देता है। पूरे देश की जो हमारी एजेंसीज हैं उसको यूज करता है, वहां पर समन भेजता है और सीधे सीधे इंडिया के ऊपर आरोप लगाता है कि उसने हायर किया था एक गुंडे को, एक ताकि वहां पर एक सिख की हत्या की जा सके। और कनाडा ने इससे पहले जो सारा तमाशा कर दिया, सारा तमाशा ब्रिक्स के पहले हुआ है और कनाडा बिना अमेरिका के कहे तो ऐसा करेगा नहीं। तो ये जो है सबसे नजदीक रहने का ये विदेश नीति कितनी सफल होगी मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इसका एक बड़ा खतरा ये है कि आपके ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा। अमेरिका आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगा क्योंकि आप चाइना के साथ दूसरी ओर बैठे हुए हैं। रूस और चाइना आपके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे क्योंकि आप यूक्रेन के राष्ट्रपति से मिलकर आते हैं, वहां जाकर दुख व्यक्त करके आते हैं, आंसू बहाकर आते हैं। अगल बगल जो पड़ोसी हैं उनके साथ हमारा कोई रिलेशन है नहीं। तो कुल मिला जुलाकर ये जो विदेश नीति है, ये कंफ्यूजन की विदेश नीति ज्यादा नजर आती है।
इसमें आप ना इधर के हैं, जबकि ब्रिक्स में भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। आप फाउंडर मेंबर हैं, मनमोहन सिंह के ज़माने में फाउंड हुई थी। आप फाउंडर मेंबर हैं, संस्थापक सदस्य हैं। आपकी ब्रिक्स जो आई इंडिया के लिए आता है, उसमें आप क्वाड के भी बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर हैं। आप G20 भी करते हैं, अपने यहाँ सबको बुलाते हैं। आप अमेरिका से भी गठबंधन दिखाना चाहते हैं, आप रशिया से भी कुर्बत दिखाना चाहते हैं, आप इजराइल से भी कुर्बत दिखाना चाहते हैं, और मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं उनसे भी बड़ी नज़दीकी दिखाना चाहते हैं, ईरान के साथ भी रिश्ते बनाना चाहते हैं। ये सारा कुछ एक साथ हो पाना मुश्किल है। आज दुनिया जिस तरह से दो हिस्सों में बटी है, आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप किस हिस्से के साथ ज्यादा और किस हिस्से के साथ कम होंगे। ये वो सवाल हैं जो मोदी जी लेकर लौटे हैं, और हमारे गोदी मीडिया में दम होता तो इस सवाल पर बात कर रही होती, रैलिंग पकड़ने और रैलिंग ना पकड़ने पर बात नहीं कर रही होती। तो फिलहाल ये सारी खबरें देश दुनिया में चल रही हैं। आगे की खबरें देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।